हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, फ्रांसीसी क्रांति पर। इसका जो समय है वो 1789 1789 से 1799 1799 तक का है, जो कि फ्रांस के इतिहास में राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूल परिवर्तनों की अवधि थी, जिसके दौरान फ्रांस की सरकारी संरचना, जो पहले कुलीन और कैथोलिक पादरियों के लिए सामंती विशेषाधिकारों के साथ पूर्णतः राजशाही पद्धति पर आधारित थी, अब उसमें आमूल परिवर्तन करते हुए उसमें नागरिकता और अविच्छेद अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित हो गई। इन परिवर्तनों के साथ ही हिंसक उथल पुथल हुई, जिसमें राजा का परीक्षण और निष्पादन, आतंक के युद्ध में विशाल रक्तपात और दमन शामिल था। युद्ध संघर्ष में प्रत्येक अन्य मुख्य यूरोपीय शक्तियां भी शामिल हुईं। बाद की घटनाओं जिनके द्वारा क्रांति के पता लगाया जा सकता है में शामिल था नेपोलियन का युद्ध, राजतंत्र के दो अलग पुनर्स्थापन और दो अतिरिक्त क्रांतियां जिन्होंने आधुनिक फ्रांस को आकृति दी। अगली सदी में फ्रांस किसी एक या अन्य बिंदु पर एक गणराज्य, संवैधानिक राष्ट्रतंत्र और दो भिन्न साम्राज्यों के रूप में नियंत्रित किया गया। इसमें जो इस क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले हम ऐतिहासिक मॉडलों को मानने वाले लोग, जो कि प्राचीन व्यवस्था के कई समान लक्षणों को क्रांतिक कारणों के रूप में पहचानते हैं। आर्थिक कारकों में शामिल हैं अकाल और कुपोषण, जिसके कारण रोगों और मृत्यु की संभावना में वृद्धि हुई और क्रांति के ठीक पहले महीनों में आबादी में के सबसे गरीब क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। अकाल यूरोप के अन्य भागों में फैल गया और अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों के लिए एक बुरे स्थानांतरण ढांचे के द्वारा इसे कोई और मदद नहीं मिली। हाल ही के अनुसंधान में इस व्यापक अकाल के लिए अल नीनो प्रभाव को जिम्मेदार हम ठहराते हैं, जिसके बाद 1783 में आइसलैंड में परलाखी विस्फोट हुआ। या छोटे बर्फ का युग के ठंडा जलवायु के कारण फ्रांस आलू का मुख्य फसल के रूप में अपनाने में असफल रहा। एक और अन्य कारण इसके लिए हम रखेंगे लुईस 15वें ने कई युद्ध लड़े और फ्रांस को दिवालियापन के कगार में ले आया। लुईस 16वें ने अमेरिकी क्रांति के दौरान उपनिवेश में रहने वाले लोगों का समर्थन किया और जिससे सरकार की अनिश्चित वित्तीय स्थिति और बदतर हो गई। राष्ट्रीय ऋण जो उधार था लगभग 2 अरब की राशि तक पहुंच गया। युद्ध के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक बोझ में भारी युद्ध ऋण भी शामिल था। राजतंत्र की सैनिक विफलताओं और अयोग्यताओं के कारण युद्ध के दिग्गजों के लिए सामाजिक सेवाओं के अभाव के कारण स्थिति और भी खराब हो गई। अकुशल और पुरानी वित्तीय प्रणाली राष्ट्रीय कर्ज के प्रबंधन में असफल रही। ऐसा कराधान की एक निहायत ही नाइंसाफ युक्त प्रणाली के कारण हुआ। एक अन्य कारण यह था कि कुलीन वर्ग का निरंतर उल्लेखनीय उपभोग आबादी पर वित्तीय बोझ के बावजूद, विशेष रूप से लुईस 16वें और मारी एंटोइनेट की अदालत में ऐसी विभिन्नताएं भी देखी जा सकती थी। अधिक बेरोजगारी और रोटी की उच्च कीमतों के कारण भोजन पर अधिक धन खर्च किया जाता था और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी धन का खर्च बहुत कम कर दिया गया। रोमन कैथोलिक चर्च, जो देश के सबसे बड़ा जमींदार था, ने अपनी फसलों पर ऐसा टैक्स लगाया जिसे डाइमा या तिथे कहते थे। हालांकि डाइमा ने राजतंत्र की कर की वृद्धि को गंभीरता से कम कर दिया, लेकिन इससे सबसे गरीब लोगों की स्थिति बुरी से बदतर हो गई और जो कुपोषण के साथ एक दिन संघर्ष का सामना कर रहे थे। वहाँ पर आंतरिक व्यापार बहुत कम था, सीमा शुल्क में भी बहुत सारी बाधाएं थीं। कई सामाजिक और राजनीतिक कारक ऐसे थे जिनमें से कई कारक तो द्वेष और आकांक्षाएं प्रबोधन के आदर्शों के उत्थान के द्वारा इनकी ओर आकर्षित हुआ। इसमें शामिल था कि शाही तानाशाही का द्वेष या नाराजगी, महत्वाकांक्षी पेशेवर और व्यापारिक वर्गों के द्वारा शाही वर्गों और सार्वजनिक जीवन में उनके प्रभाविता के प्रति द्वेष, क्योंकि इनमें से कई वर्ग नीदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में व्यावसायिक शहरों में अपने सहकर्मियों के जीवन से परिचित थे। किसानों, मजदूरों और रूढ़िवादियों का शाही वर्गों द्वारा लागू किए गए पारंपरिक सामंती विशेषाधिकारों के प्रति द्वेष या नाराजगी, लिपिक लाभ, जिसे हम ईसाई चर्च का याचक विरोधी कहते हैं, और धन की स्वतंत्रता का द्वेष और ग्रामीण पादरियों के द्वारा कुलीन बिशप पादरियों के क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं के प्रति द्वेष, कैथोलिक नियंत्रण के लिए निरंतर घृणा और बड़े प्रोटेस्टेंट अल्प समुदायों के द्वारा सभी प्रकार के संस्थानों पर प्रभाव, स्वतंत्रता और विशेष रूप से जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी, गणतंत्रवाद की आकांक्षा, जैकॉस नेकर और ARJ टॉरबोट पर फायरिंग के लिए राजा के प्रति क्रोध, जिन्हें लोकप्रिय तरीके से लोगों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जा
जा रहा था। अंत में शायद सभी कारणों से लुईस 16वां असफल रहा और इसके सलाहकार इनमें से किसी भी समस्या को प्रभावी तरीके से निपट नहीं पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्तीय संकट की। लुईस 16वां सिंहासन पर रहने के समय एक वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। राष्ट्र दिवालियेपन की कगार में था और आय से अधिक खर्च थे। इसका कारण था कि फ्रांस का 7 साल का युद्ध में शामिल रहना और अमेरिकी क्रांति में भाग लेना। मई 1776 में वित्त मंत्री टरगोट को बहुमत न मिलने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। अगले वर्ष एक विदेशी जैकॉस नेकर, जो कि विदेशी थे, को वित्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। उसे मंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वह एक प्रोटेस्टेंट था और फ्रांस के नागरिक नहीं अपनाया जा सकता था। नेकर ने महसूस किया कि देश की कराधान प्रणाली मतलब टैक्स सिस्टम में कुछ अनुचित बोझ के अधीन है। शाही लोगों और पादरी वर्ग के लिए कई विशेषाधिकार मौजूद हैं। उन्होंने तर्क दिया कि देश में कर बहुत उच्च नहीं हो सकते। शाही और पादरी वर्ग को करों में कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए और प्रस्तावित किया कि कर्ज लेकर देश की वित्तीय समस्या को हल किया जा सकता है। नेकर ने इस दावे के समर्थन में एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जो मोटे तौर पर 36,000 लीवरेज के द्वारा घाटे का अनुमान लगाया गया और प्रस्तावित किया गया कि पार्लियामेंट में की खर्च क्षमता को सीमित किया जाए। इसका राजा के मंत्रियों और नेकर के द्वारा अधिक स्वागत नहीं किया गया और इसकी स्थिति को स्थिर करने की आशा में उसे एक मंत्री के रूप में स्वीकार करने का तर्क दिया गया। राजा ने इनकार कर दिया और नेकर को उसके पद से हटा दिया और चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैलेनो को निदेशक नियुक्त किया। कैलेनो ने शुरुआत में उदारतापूर्वक धन का व्यय किया, लेकिन उसे जल्द ही जटिल वित्तीय स्थिति का एहसास हुआ और उसने एक नए कर कोड यानी टैक्स कोड को लागू किया। इस प्रस्ताव में एक स्थिर भूमि कर भी शामिल था। इसमें शाही और पादरी वर्गों के लिए भी करों को शामिल किया गया। मई 1789 के लिए संपत्ति की एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें इस बात का संकेत था कि बोरबोन राजतंत्र में अब तानाशाही नहीं रहेगी। स्टेट जनरल को 3 संपत्तियों में संगठित किया गया था, क्रमशः पादरी, शाही और शेष फ्रांस। 1614 में आखिरी बार जब स्टेट जनरल की बैठक हुई तो प्रत्येक स्टेट को एक वोट मिला। कोई भी 2/3 को रद्द कर सकते थे। पेरिस की पार्लियामेंट को डर था कि सरकार परिणाम को नियंत्रित करने के लिए एक सभा का आयोजन करने का प्रयास करेगी और इस प्रकार इस बात की आवश्यकता थी कि स्टेट की व्यवस्था 1614 में ही की जाए। 1614 के नियम स्थानीय सभाओं की प्रथाओं से अलग थे, जिनमें प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता था और तीसरी स्टेट सदस्यता दोगुनी हो जाती थी। उदाहरण के लिए डोफाइन के प्रांत में प्रांतीय विधानसभा तीसरे स्टेट सदस्यों की संख्या को दोगुनी करने के लिए सहमत हो गई और सदस्यता चुनाव को सहमति प्राप्त हुई, जिससे प्रत्येक स्टेट के लिए एक वोट के बजाय प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट की अनुमति मिली। पेरिस के उदारवादियों ने एक निकाय, जिसे कमेटी ऑफ 30 कहते हैं, ने स्टेट के द्वारा मतदान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यह समूह मुख्य रूप से धनवान लोगों से बना था और इसने तर्क दिया कि डोफाइन की मतदान प्रणाली स्टेट जनरल को निर्धारित करनी चाहिए और उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन परंपरा पर्याप्त नहीं थी क्योंकि लोग ही प्रमुख शासक थे। नेकर ने कुलीन लोगों की एक दूसरी सभा बुलाई जिसमें 333 के लिए 111 के वोट के द्वारा दोहरे प्रतिनिधित्व की धारणा को अस्वीकार कर दिया गया। राजा हालांकि 27 दिसंबर के प्रस्ताव के लिए सहमत हुआ, लेकिन उसने खुद स्टेट जनरल के लिए प्रत्येक वोट के वजन पर चर्चा करना छोड़ दिया। चुनाव 1789 के वसंत में हुए मताधिकार के लिए आवश्यकताएं थी 25 साल की उम्र और कर में 6 से अधिक लेवरेज का भुगतान। सशक्त मतदान ने 1201 प्रतिनिधियों का उत्पादन किया, जिसमें 991 शाही लोग थे, 300 पादरी थे और तीसरे स्टेट के 610 सदस्य थे। प्रतिनिधियों के नेतृत्व करने के लिए समस्याओं की सूची बनाने के लिए बुक्स ऑफ ग्रीवेंस का संकलन किया गया और पुस्तकों ने उन विचारों को अभिव्यक्त किया जो कुछ माह पहले कट्टरपंथी प्रतीत होते थे। हालांकि अधिकांश लोगों ने सामान्य रूप से राष्ट्रतंत्र प्रणाली का ही समर्थन किया। कई लोगों के मन में स्टेट जनरल भावी करों को सहमति दे देगा और प्रबोधन के आदर्श अपेक्षाकृत दुर्बल हो जाएंगे, ऐसा आभास था। प्रेस सेंसरशिप के उठने के बाद उदारवादी कुलीन लोगों और पादरियों के द्वारा पर्चे व्यापक हो गए। दी अब्बे सीजर्स ने पर्चे में तीसरे स्टेट के महत्व का तर्क दिया कि मैं तीसरा स्टेट हूँ। इस शीर्षक का प्रकाशन जनवरी 1789 में हुआ और उन्होंने कहा तीसरा स्टेट क्या है, सभी कुछ
अब तक राजनीतिक क्रम में क्या रहा है, कुछ नहीं, यह क्या करना चाहता है, कुछ ऐसे हेडिंग के साथ ये जनरल प्रकाशित हुआ, जो कि 5 मई 1789 को वर्सलियस के एक सम्मेलन में पढ़ा भी गया और जिसका उद्घाटन नेकर के द्वारा 3 घंटे के भाषण से हुआ। तीसरे स्टेट की मूल रणनीति थी कि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि स्टेट जनरल का कोई भी फैसला अलग कक्ष में नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके बजाय तीनों स्टेट से एक साथ सभी सहायकों के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो रणनीति ऐसी थी कि तीनों स्टेट को मिलाकर एक सभा बनाई जाए और इस प्रकार उन्होंने मांग की थी कि सहायक क्रेडेंशियल्स की जांच सभी सहायकों के द्वारा सामान्य रूप से की जानी चाहिए, न कि प्रत्येक स्टेट आंतरिक रूप से अपने खुद के सदस्यों के क्रेडेंशियल का सत्यापन करे। लेकिन अन्य स्टेट के साथ वार्ता इस विषय पर असफल रही और साधारण लोगों ने पादरियों को अपील की जिन्होंने जवाब दिया कि उन्हें अधिक समय की आवश्यकता है। नेकर ने कहा कि प्रत्येक स्टेट को क्रेडेंशियल का सत्यापन करना चाहिए और राजा एक निर्णायक के रूप में काम करना चाहिए। हालांकि इसे पाने के लिए अन्य 2 स्टेट के साथ वार्ताएं असफल रही। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली 1789 10 जून 1789 में अब्बे सिएज ने कहा कि तीसरा स्टेट जिसकी बैठक अब कम्यून्स, इंग्लिश में कहेंगे तो कॉमन्स कहेंगे इसे, के रूप में होती है, अपनी शक्तियों के सत्यापन के साथ आगे बढ़ता है और अन्य 2 स्टेट्स को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसके लिए इंतजार नहीं करता है। वे 2 दिन बाद ऐसा करने के लिए आगे बढ़े और 17 जून को इस प्रक्रिया को पूरा किया। उसके बाद उन्होंने अधिक कट्टरपंथी वोट किया, अपने आप में राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, एक सभा जो किसी स्टेट की नहीं बल्कि लोगों की थी। उन्होंने अन्य आदेशों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वे राष्ट्रीय मामलों को उनके साथ या उनके बिना संचालित करने का इरादा रखते। इस प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने और सभा के सम्मेलन को रोकने के प्रयास में लुईस 16वें ने सैले डैश स्टेट की समीपता का आदेश दिया, जहां सभा की बैठक हुई और उसके लिए यह बहाना बनाया गया कि बढ़े लोगों को 2 दिन में एक शाही भाषण के लिए हॉल को तैयार करना। आउटडोर बैठक की अनुमति नहीं थी, इसलिए सभा का आयोजन पास में ही एक इंडोर रियल टेनिस कोर्ट में हुआ, जहां उन्होंने टेनिस कोर्ट शपथ की कार्यवाही, जो कि 20 जून 1789 को संपन्न हुई, जिसके तहत यह सहमति बनी कि वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक फ्रांस में एक संविधान लागू नहीं किया जाएगा। जल्द ही पादरियों के अधिकांश प्रतिनिधि उनमें शामिल हो गए और ऐसे ही शाही वर्ग के 47 सदस्यों ने भी उसमें शामिल हो गए। 27 जून तक राष्ट्रीय शाही दल खुलेआम पीछे हट गया, लेकिन पेरिस और वर्सलियस के आसपास बड़ी संख्या में सैन्य दल पहुंचने लगे। पेरिस और अन्य फ्रांसीसी शहरों से सभा के समर्थन में संदेश भी आने लगे। अगली राष्ट्रीय संविधान सभा पे चलते हुए 1789 से लेकर 1791 तक हुई और इसका इस्तेकार में भी इनका जो संचालन था, इनमें भी इन तीनों स्टेट्स के बीच में विवाद रहा। अब अगला जो हमारा विषय है इसी से जुड़ता हुआ, क्योंकि जो इस क्रांति के लिए बड़ा निर्णायक ही साबित हुआ, वो है बास्टाइल किले पर आक्रमण। इस समय तक नेकर तीसरे स्टेट के लिए अपने समर्थन और मार्गदर्शन के लिए फ्रांसीसी कोर्ट के कई सदस्यों की दुश्मनी पा चुका था। मारी एंटोइनेट, राजा का छोटा भाई कॉम्टे डी 28 और राजा के गुप्त परिषद के अन्य संरक्षक सदस्यों ने उससे आग्रह किया कि नेकर को उसकी राजा के वित्तीय सलाहकार की भूमिका के पद से बर्खास्त कर दिया जाए। 11 जुलाई 1789 को नेकर के इस सुझाव के बाद शाही परिवार को धन संरक्षण के अनुसार ही रहना चाहिए, राजा ने उसे निकाल दिया और उसी समय पूरी तरह से वित्त मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया। पेरिस के कई लोगों ने संरक्षकों के द्वारा एक शाही तख्तावरण शुरू करने लुईस की कार्यवाही के पूर्व कल्पना की थी और जब उन्होंने अगले दिन यह खबर सुनी तो खुला विद्रोह कर दिया। उन्हें यह भी डर था कि पहुंचने वाले सैनिक मूल फ्रांसीसी दलों की बजाय फ्रांसीसी सेवाओं के तहत काम करने वाले अधिकांश विदेशी थे और उन्हें राष्ट्रीय संविधान सभा को बंद करने के लिए सम्मन भेजा गया था। वर्सलियस की सभा में बैठक एक बार फिर से उनकी बैठक के स्थान से निष्कासन को रोकने के लिए बिना रुके जारी रही। पेरिस में जल्दी ही दंगे, अराजकता और बड़े पैमाने पर लूटपाट गई। इस भीड़ को जल्दी ही फ्रांसीसी गार्ड और हथियारों और प्रशिक्षित सैनिकों का समर्थन भी मिल गया। 14 जुलाई को विद्रोहियों ने बास्टाइल दुर्ग के भीतर हथियारों और गोला बारूद पर अपना ध्यान केंद्रित किया और राष्ट्रतंत्रवादी अत्याचार का कथित प्रतीक था
कई घंटों की लड़ाई के बाद उस दोपहर को जेल गिर गई और युद्ध विराम जिसके फलस्वरूप आपसी नरसंहार रुक गया और गवर्नर मार्किस बर्नार्ड डे लोने को पीटा गया, उस पर वार किया गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसके सिर को एक नुकीले भाले पर रखकर शहर में परेड की गई। हालांकि पेरिस में केवल 7 कैदियों को रिहा किया गया। 4 उनमें से 4 जालसाज थे, 2 कुलीन थे जिन्हें अनैतिक आचरण के लिए रखा गया और एक पर हत्या करने का संदेह था। वेस्टाइल ने उस हर चीज के एक प्रभावशाली प्रतीक का काम किया जो प्राचीन शासन से नफरत का पात्र था। होटल डी विले, जिसे सिटी हॉल कहते थे, में लौटने के बाद भीड़ ने संभवतः मेयर जैकॉस जे फ्लेसेस को कपट का युक्त पाया और उसे गोली मार दी। राजा और उसके सैन्य समर्थक कम से कम उस समय के लिए पीछे हट गए और लाफायते ने पेरिस में राष्ट्रीय गार्ड की कमान अपने हाथों में ले ली और जीन सिल्वेन बैली, जो उस समय तक टेनिस कोर्ट शपथ की सभा के अध्यक्ष में थे, कम्यून नामक एक नए सरकारी ढांचा के अंतर्गत शहर के मेयर बन गए। राजा पेरिस की और 17 जुलाई को उसने विवे ले नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्र के लंबे जीवन, और विवे ले रॉय, जिसे राजा के लंबे जीवन के लिए एक ट्राई कलर कोकाइट को स्वीकृति दी। नेकर सत्ता में फिर से आया और उसकी जीत अल्पकालिक थी। एक चतुर वितज्ञ लेकिन एक कम चतुर राजनीतिक नेकर ने आम लोगों से क्षमा मांगकर आगे आने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश लोगों ने समर्थन को उसने खो दिया था। उसने भी यह महसूस किया वह कुछ विचारों के बावजूद खुद ही फ्रांस बचा सकता है। शाही लोगों, राजा और लोगों को इस स्पष्ट सुलह से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने प्रवासी की तरह देश से भागना शुरू कर दिया और इनमें से कुछ ने साम्राज्य के भीतर गृह युद्ध की योजना बनाना शुरू कर दिया। फ्रांस के खिलाफ एक यूरोपीय गठबंधन के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। जुलाई के अंत तक विप्लव और लोकप्रिय संप्रभुता की भावना पूरे फ्रांस में फैल गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग इसके परे चले गए। कुछ लोगों ने ला ग्रैंड प्योर, द ग्रेट फियर नाम के सामान्य कृषक विद्रोह के एक भाग में छोटी सी संख्या में और शीर्षकों को जला डाला। इसके अलावा वर्सैलिस में षड्यंत्र और बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप फ्रांस में लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या सड़क पर आ जाने की वजह से बड़े पैमाने पर अशांति और अफवाहें फैल गई, जो कि विशेष रूप से ग्रामीण फ्रांस में थी। इसके कारण व्यापक रूप से अशांति और नागरिक गड़बड़ी पैदा हुई, जिसने बहुत अधिक डर की स्थिति को जन्म दिया। इसके बाद एक संविधान को बनाने की दिशा में जो कार्य किए गए वो ऐसे हैं कि 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय संविधान सभा ने सामंतवाद को समाप्त किया, जो अगस्त आदेशों के रूप में जाना जाता था, और इसने दूसरे स्टेट के सामंत अधिकारों तथा पहले स्टेट के द्वारा व्युत्पन्न कर दोनों को दूर किया। कुछ ही घंटों में शाही पादरी कस्बे, प्रांत कंपनियों और शहरों में अनेक विशेषाधिकार खो दिए। संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा को एक नमूने के रूप में देखते हुए 26 अगस्त 1789 को सभा ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का प्रकाशन किया। अमेरिका की इस घोषणा की तरह इसमें कानूनी प्रभाव से युक्त एक संविधान के बजाय सिद्धांतों का एक ब्यौरा शामिल था। राष्ट्रीय संविधान सभा ने न केवल कार्य के रूप में एक विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, बल्कि एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। नेकर, मोनीर, लेली, टोलेंडर और अन्य लोगों ने एक सीनेट के लिए असफल तर्क दिया, जिसमें लोगों का नामांकन पर राजा के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। असंख्य शाही लोगों ने के द्वारा चयनित एक भव्य उच्च सदन के लिए तर्क दिया गया कि द पॉपुलर पार्टी ने इसे जारी रखते हुए कहा, फ्रांस में एकल यूनिकैमरल सभा होगी और राजा ने केवल एक सस्पेंसिव वीटो बनाए रखा और वह कानून के क्रियान्वयन में देरी कर सकता था, लेकिन इसे पूरी तरह रोक नहीं सकता था। सभा ने अंततः 83 विभागों से ऐतिहासिक प्रांतों को प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये विभाग समान रूप से प्रशासित थे और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से मोटे तौर पर बराबर भी थे। 1789 के अंत में मूल रूप से वित्तीय संकट से निपटने के लिए बुलाई गई सभा ने अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित किया और इससे घाटे की स्थिति और भी बदतर हो गई। होनेरो मिराबियो ने अब इस मामले का नेतृत्व किया और सभा ने नेकर को पूर्ण वित्तीय तानाशाही दे दी। 1 अक्टूबर 1789 को राजा के अंगरक्षकों द्वारा फैलाई गई अफवाह के अनुसार राष्ट्रीय कोडेट को कुचल दिया गया था और जिसके
बाद 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस के बाजारों में महिलाओं ने इकट्ठा होना शुरू किया और पहले महिलाओं ने होटल दे विले की तरफ मार्च किया और इसके बाद यह मांग की कि शहर के अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान करें। महिलाएं कठोर आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से रोटी की कमी का सामना कर रही थी। उन्होंने इस स्थिति के लिए प्रतिक्रिया दर्शाई। उन्होंने राष्ट्रीय सभा को ब्लॉक करने के लिए राजभक्त प्रयासों के अंत की भी मांग की और व्यापक गरीबी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, राजा और उसके प्रशासकों को अच्छे विश्वास के लिए एक चिन्ह के रूप से पेरिस में चले जाना चाहिए। उन्हें शहर के अधिकारियों से कोई संतोष या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिस कारण 7,000 महिलाओं ने वर्सेलीज में मार्च में शामिल हो गई और उसके साथ कई छोटे हथियार, तोप के टुकड़े भी थे। ला फयोते के आदेश के तहत 20,000 राष्ट्रीय गार्डों ने आदेश को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया दी और भीड़ के सदस्यों ने महल पर हमला बोल दिया। कई गार्डों और रक्षकों को मार डाला। ला फयोते ने अंततः राजा को भीड़ से इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया और राष्ट्रतंत्र को पेरिस चले जाना चाहिए। 6 अक्टूबर 1789 को राजा और शाही परिवार राष्ट्रीय गार्डों का संरक्षण वर्सेलीज से पेरिस चला गया और इस प्रकार राष्ट्रीय असेंबली को बनाए रखा गया। अब इस क्रांति में चर्च की क्या भूमिका थी उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। इस क्रांति के कारण रोमन कैथोलिक चर्च से राज्य को विशाल शक्तियों का स्थानांतरण हुआ। प्राचीन व्यवस्था के तहत चर्च देश की सबसे बड़ा जमींदार बन गया। 1790 में पारित किए गए कानूनों में फसल पर कर लेने के चर्च के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिससे डाइन कहा जाता था, और पादरी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। चर्च की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। 2 दिसंबर 1789 के कानून के माध्यम से सत्ता ने राष्ट्र के द्वारा चर्च की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने के द्वारा वित्तीय संकट को संबोधित किया और संपत्ति की बहुत बड़ी मात्रा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नई कागजी मुद्रा असिस गैनेट शुरुआत की, जो जब्त की गई चर्च की भूमि के द्वारा समर्थित थी। इसके द्वारा 13 फरवरी 1790 को नए कानूनों ने मठवासी प्रतिज्ञा के विधान को समाप्त किया और पादरियों को नागरिक संविधान, जो 12 जुलाई 1790 को पारित किया गया था, हालांकि 26 दिसंबर 1790 तक इस पर राजा ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसने शेष पादरी वर्ग को राज्य के कर्मचारियों में बदल दिया और इसके अनुसार ये जरूरी हो गया कि वे संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लें, और इससे तर्कपूर्ण निष्कर्ष के लिए गैलिकवाद अपनाया गया, जिसके लिए फ्रांस की कैथोलिक चर्च को राज्य का एक विभाग माना गया और पादरियों को राज्य के कर्मचारी बना दिया गया। इस कानून के जवाब में एक्स आर्च बिशप डे बोनेल के आर्क बिशप क्लरमोंट के बिशप ने राष्ट्रीय संविधान सभा से पादरियों की एक हड़ताल का नेतृत्व किया। पोप पियूस 16वें ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप पादरी, जिन्होंने आवश्यक शपथ लेकर नई व्यवस्था को स्वीकार किया था, जिन्हें चुनरिया संवैधानिक पादरी और गैर चुनरिया अविरोधी पादरी कह रहे थे, जिन्होंने ऐसा करने से इनकार किया था, के बीच धार्मिक मतभेद पैदा हुआ। आगामी वर्ष में पादरियों में हिंसक दमन देखा गया, जिसमें उन्हें कारावास में भेजा गया। पूरे फ्रांस में पुजारियों में नरसंहार हुआ। नेपोलियन और चर्च के बीच 1801 के समझौते के परिणाम स्वरूप क्रिश्चियनीकरण अवधि का अंत हुआ और कैथोलिक चर्च और फ्रांसीसी राज्य के बीच एक संबंध के लिए नियम बनाए गए, जिसका अंत तब हुआ जब 11 दिसंबर 1905 को चर्च और राज्य के पृथक्करण के माध्यम से तीसरे गणतंत्र के द्वारा इसे रद्द किया गया। दलों का उद्भव। सभा के भीतर गुट स्पष्ट होने लगे। कोलिन और विचार, जैकस एंटोनी, मारे डी कैजलेस और अब्बे जीन सिफेन मोरे ने क्रांति का विरोध शुरू किया। जो दाईं विंग या यह दल सभा में दाहिने हाथ दिशा में बैठता था के रूप में जाना जाता था। राजभक्त डेमोक्रेट या राष्ट्रतंत्रवादियों ने नेकर के साथ मिलकर फ्रांस को ऐसी रेखा पर संगठित किया जो ब्रिटेन के संवैधानिक मॉडल से मिलती थी। इनमें शामिल थे जीन जोसेफ मोनियर, दी कोम्टे डे लेली, टोलेंडल, दी कोम्टे डे क्लरमोंट, टोनेरो और पियरे विक्टर मॉलेट कोम्टे डे विरियू। यह नेशनल पार्टी जो सभा के केंद्र या बाएं केंद्रीय भाग का प्रतिनिधित्व करती थी में होनेरो, मिराबियो, ला फेयोतो, वैली शामिल थे, जबकि एड्रिन, ड्यूपोर्ट, बर्नाबे और अलेक्जेंडर लमेथ ने अधिक अतिवादी विचारों का प्रतिनिधित्व किया। बाईं ओर लगभग एक ही व्यक्ति अपनी कट्टरता में अकेला था, वह था अरारास, लायर, मैक्सिमिलियन, रोबेस्पियरे। अब्बे सीएस ने इस अवधि में कानून के प्रस्ताव का नेतृत्व किया और राजनीतिक केंद्र और
वायु विंग के बीच कुछ समय के लिए सहमति का निर्माण भी किया। पेरिस में भिन्न समितियां, मेयर, प्रतिनिधियों की सभा और व्यक्तिगत जिले प्रत्येक ने दूसरे से स्वतंत्र प्राधिकरण का दावा किया। लाफेयोतो के तहत तेजी से बढ़ते हुए मध्यम वर्गीय राष्ट्रीय गार्ड ने भी धीरे धीरे अपने आप में एक शक्ति के रूप में उभरे और ऐसा ही कुछ अन्य स्वतः उत्पन्न सभाओं में भी हुआ। सभा ने प्राचीन व्यवस्था की प्रतीकात्मक सामग्री अमीरुएल, बेरिंग, लीवरेज आदि को समाप्त किया, जिसने बाद में अधिक रूढ़िवादी शाही वर्ग को समाप्त किया और उन्हें प्रवासी के रैंक से जोड़ा। 17 जुलाई 1790 को इसके बाद कई दिनों के लिए चैंप दे मॉर्स के समूह ने फेटे डे ला फेडरेशन के बीच बेस्टाइल के पतन की सालगिरह मनाई। टैलीरैंड ने एक सामूहिक प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने राष्ट्र कानून और राजा के प्रति निष्ठा की शपथ ली और राजा और शाही परिवार ने सक्रिय रूप से भाग लिया। निर्वाचकों ने मूलतः 1 वर्ष तक सेवा करने के लिए स्टेट जनरल के सदस्यों को चुना। हालांकि टेनिस कोर्ट शपथ की शर्तों के अनुसार कम्यून खुद निरंतर बैठकों के लिए बाध्य था जब तक फ्रांस का संविधान न हो। दाएं विंग के तथ्यों ने अब एक नए चुनाव के लिए तर्क दिया। मेराभियो जारी रहा। उसने यह माना कि सभा की स्थिति मूल रूप से बदल गई और संविधान को पूरा करने से पहले कोई नए चुनाव नहीं किए जाने चाहिए। 1790 के अंत तक कई उभरते हुए छोटे प्रतिक्रांतिकारी उत्पन्न हुए और क्रांति के खिलाफ पूर्ण सेना को इससे किसी भाग को परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए जाएं। यह सब समान रूप से विफल रहा। शाही अदालत ने हर विरोधी क्रांतिकारी उद्यम को प्रोत्साहित किया और किसी को भी स्वीकृति नहीं दी। सेना ने काफ़ी आंतरिक उथल पुथल का सामना किया। जनरल बोब्रेल ने सफलतापूर्वक इस छोटे विद्रोह को खत्म कर दिया, जिससे उसे प्रतिक्रांतिकारी सहानुभूति के लिए प्रतिष्ठा मिली। नया सैन्य कोड, जिसके तहत पदोन्नति वरिष्ठता और सिद्ध योग्यता पर निर्भर करती थी, ने कुछ मौजूदा अधिकारी सैनिकों को हटा दिया जो एमिग्रेस की श्रेणी में शामिल हुए थे या खुद प्रतिक्रांतिकारी बन गए थे। इस अवधि में फ्रांसीसी राजनीति में कई राजनीतिक क्लब उभरे, जिनमें से सबसे अग्रणी था जैकोबिन क्लब, जो 10 अगस्त 1790 तक जैकोबिन्स के साथ 152 क्लब जुड़ चुके थे। और जब जैकोबिन्स अधिक व्यापक लोकप्रिय संगठन बन गया तो इसके कुछ संस्थापकों ने क्लब 89 के निर्माण के लिए इसे छोड़ दिया। शाही लोगों ने पहले एक लघु क्लब डेस स्पितिओक्स की स्थापना की और बाद में क्लब मोनाकिन की स्थापना की। बाद में रोटी के वितरण के लिए सार्वजनिक पक्ष को जारी रखने का सफल प्रयास भी किया। फिर भी वे निरंतर विरोध और यहाँ तक कि दंगों के लक्ष्य बने रहे और अंततः जनवरी 1991 में पेरिस नगर पालिका प्राधिकरण ने क्लब मोनाकिक को बंद कर दिया। इस साजिश के बीच सभा ने निरंतर एक संविधान के विकास पर काम करना जारी रखा और एक नए न्यायिक संगठन ने सभी न्यायालयों को अस्थायी सिंहासन से स्वतंत्र कर दिया। विधायक ने खुद राष्ट्रतंत्र के अलावा वंशानुगत कार्यालयों को समाप्त कर दिया और आपराधिक मामलों के लिए जूरी परीक्षण शुरू किया। राजा को युद्ध की प्रस्तावना के लिए अद्वितीय शक्तियां दी गई और वह विधायिका के साथ यह निर्णय लेगा कि युद्ध कब शुरू किया जाए। सभा ने सभी आंतरिक व्यापारिक बाधाओं को खत्म कर दिया और सहकारी समितियां, स्वामित्व और श्रमिकों के संस्थानों का दमन कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस की खरीद के द्वारा व्यापार का अधिकार दिया गया। हड़तालें अवैध बन गई। 1791 की सर्दियों में सभा ने पहली बार एमिग्रेस के खिलाफ विधायिका पर विचार किया। इस बहस का मुद्दा था किसी व्यक्ति को छोड़ने की स्वतंत्रता के खिलाफ राज्य की सुरक्षा। मेराभियो ने इसके खिलाफ जारी रहा और जिसे उसने डेका के कोड में रखा जाना योग्य कहा, लेकिन मेराभियो ने 2 अप्रैल 1791 की मृत्यु के बाद वर्ष के अंत से पहले नई विधानसभा ने इसे डेकोनियन पद्धति को अपना लिया। वॉर्नेज की शाही उड़ान। लुई 16वें ने इस क्रांति के पथ का विरोध किया, लेकिन यूरोप में अन्य राष्ट्रतंत्रों को संभावित अविश्वसनीय सहायता को अस्वीकृत कर दिया। जनरल बाउड्रेले के साथ काफ़ी प्रयास किया, जिसने सभा उत्प्रवास दोनों की निंदा की और उसे शरण देने तथा मोंटमेडी में अपने कैंप का समर्थन देने का वादा किया। 20 जून 1791 की रात को शाही परिवार नौकरों का भेष धारण करके तुलेरीज भाग गया, जबकि उनके नौकरों ने शाही कपड़े पहने थे। बहरहाल अगले दिन राजा को पहचान लिया गया और 21 जून को देर से उसे वॉर्नेज में म्यूज विभाग में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे और उसके परिवार को संरक्षण के अंतर्गत पेरिस भेज दिया गया और वे अभी भी नौकरों का भेष धारण किए हुए थे।
पेतियोन, लातोर, मार्बोर्ग और एंटोनी पियारे जोसेफ मारी बोर्नवे सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वे एपर्ने में शाही परिवारों से मिले और उनके साथ लौट आए। उस समय बर्नाबे शाही परिवार का एक सलाहकार और समर्थक बन गया। वे चुप रही जब वे पेरिस पहुंचे। सभा ने कानूनी तरीके से राजा को निलंबित कर दिया और वह और रानी एंटोइनेट संरक्षण में रखे गए। चूँकि अधिकांश सभाएं गणतंत्र की बजाय संवैधानिक राष्ट्रतंत्र के पक्ष में थी, कई समूह एक समझौते पर पहुंच गए जिसने लुई 16वें को एक काल्पनिक मुखिया से कुछ अधिक हो गया। उस पर संविधान के प्रति एक शपथ लेने का दबाव डाला गया और उसकी एक डिक्री ने घोषणा की कि अपनी शपथ से मुकर जाना, राष्ट्र पर युद्ध करने के उद्देश्य के लिए सेना बनाना या उसके नाम पर किसी को भी ऐसा करने की अनुमति देना डी फैक्टो या त्याग माना जाएगा। जैकस पियरे बिसोट ने एक याचिका तैयार की जिसमें यह कहा गया कि राज्य की नज़रों में लुई 16वें को उसकी उड़ान के बाद ही उसके पद से हटा दिया गया है। इस याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए चैम्स टेमवर्स ने एक विशाल भीड़ एकत्रित की। जॉर्ज स्टैटन और कैमिलो टेमेस मौलिन ने उग्र भाषण दी। जनता के आदेशों को संरक्षित रखने के लिए नगर निगम अधिकारियों की सभा भी बुलाई गई। लाफायोतो के निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय संरक्षक ने भीड़ का सामना किया। सैनिकों ने भीड़ पर गोलीबारी करके पत्थरों की बौछार का जवाब दिया। इस प्रकार 13 और 50 के बीच लोग मारे गए। इस नरसंहार के मध्य अधिकारियों ने देशभक्ति के कई क्लब बंद कर दिए। साथ ही कट्टरपंथी समाचार पत्र जैसे जीन पॉलस मदरस और लॉमी ड्यू पीपल को भी बंद कर दिया गया। डेंटन इंग्लैंड भाग गया और डेमोलियन और मरद छुप गए। इस बीच विदेश में एक नया खतरा पैदा हो गया कि पवित्र रोमन सम्राट लियोपोल्ड, पर्शिया के फ्रेडरिक विलियम द्वितीय और राजा के भाई चार्ल्स फिलिप कॉम्टे डियोल्टोस ने नीस की एक घोषणा जारी की जिसमें लुई 16वें को खुद कारण माना गया और उसकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और यदि क्रांतिकारी अधिकारी उसकी स्थिति से इनकार कर दें तो उनकी ओर से फ्रांस से आक्रमण के बारे में बताया गया। फ्रांसीसी लोगों ने विदेशी राष्ट्रतंत्र के आदेशों के लिए कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया और बलपूर्वक दी गई धमकियों के कारण सीमाओं का सैन्यकरण किया गया। यहाँ तक कि उसकी वॉर्नेस की उड़ान से पहले सभा के सदस्यों ने अपने आप को सभा से बेदखल करने का निश्चय कर लिया, जिससे वे विधानसभा में सफल हुआ। अब उन्होंने वे अलग अलग संवैधानिक कानून बनाए जो उन्होंने के ही संविधान में पारित किए थे। मुख्य संशोधन के लिए एक अवसर के रूप में इसके उपयोग का चयन नहीं करने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया गया और इसे हाल ही में संकलित लुई 16वें से जोड़ दिया गया। इसने यह लिखते हुए स्वीकार किया, मैं इसकी घर की सुरक्षा करूंगा, सभी विदेशी हमलों से इसकी सुरक्षा करूंगा और सभी अंकों में इसका निष्पादन करूंगा। राजा ने सभा को संबोधित किया और सदस्यों और दर्शकों को उत्साहित प्रशंसा प्राप्त की। सभा के कार्यकाल को 29 सितंबर 1791 निर्धारित किया गया। 1791 के संविधान के तहत फ्रांस में एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र के रूप में काम किया। राजा को निर्वाचित विधानसभा की 7 शक्तियों को बांटना होता था, लेकिन अभी भी उसके पास उसकी शाही वीटो थे और मंत्रियों के चयन की क्षमता उसके पास थी। विधानसभा की पहली बैठक 1 अक्टूबर 1791 को हुई और 1 साल से भी कम समय में बिगड़ कर अव्यवस्थित हो गई। 1911 में विश्वकोश ब्रिटानिका के शब्दों में अगर बात करें तो सभा नियंत्रण के प्रयास में कुल मिलाकर असफल रही और इसने खजाने खाली कर दिया, सेना और नौसेना को अनुशासनहीन बना दिया और लोगों को एक सुरक्षित और सफल दंगे की वजह से गलत रास्ते पर चलने लगे। विधानसभा के दाईं ओर लगभग 165 फेलॉन्स जिन्हें संवैधानिक राष्ट्रवादी कहते थे और बाईं ओर 33 ग्राउंडिस्ट जो कि उदारवादी रिपब्लिकन भी कहलाते थे और जैकोबिन्स जो प्रति क्रांतिकारी थे। लगभग 250 सहायक किसी भी कुछ संबंधित नहीं थे। जल्दी ही राजा ने विधायिका में वीटो दिया कि मृत्यु के साथ प्रवास या एमिग्रेस और डिग्री पर प्रत्येक गैर जोड़ी पादरी को 8 दिन के अंदर पादरी वर्ग के प्रत्येक संविधान के अनुसार आवश्यक नागरिक शपथ लेनी होगी। 1 वर्ष के दौरान ही इस तरह के मतभेद एक संवैधानिक संकट का कारण बन गए और 10 अगस्त 1792 को रात को एक नई क्रांतिकारी पेरिस कम्यून द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने टोलरीज पर आक्रमण कर दिया। राजा और रानी ने कैदियों को समाप्त कर दिया और विधानसभा के अंतिम सत्र ने राष्ट्रतंत्र को निलंबित कर दिया। 1/3 से कुछ अधिक सहायक मौजूद थे, उनमें से सभी लोग जैकोबिन्स थे। एक राष्ट्रीय सरकार विद्रोही कम्यून के समर्थन पर निर्भर थी। कम्यून ने जेलों में गिरोह भेजे थे, 1400 पीड़ितों पर मनमाने अत्याचार करे और फ्रांस के अन्य शहरों में भी ऐसे ही एक प्रपत्र भेजा गया जिसमें उन्होंने इस प्रकार के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया गया। विधानसभा ही पेशकश कर सकता था, केवल मंद प्रतिरोध को सभा उसके लिए
इसके लिए केवल क्षीण प्रतिरोध ही कर सकती थी। यह स्थिति सम्मेलन तक बनी रही। जब 20 सितंबर 1792 को एक नया संविधान लिखने के लिए बैठक बुलाई गई और फ्रांस की नई डी फैक्टो सरकार बनी, अगले दिन इसने राष्ट्रतंत्र को समाप्त कर दिया और एक गणराज्य किया और इस तिथि के बाद एक फ्रेंच रिपब्लिकन कैलेंडर की 1 वर्ष की शुरुआत के रूप में अपनाया गया। युद्ध और विरोधी क्रांति जो कि 1792-1797 तक चली है, इस अवधि में हुई राजनीति ने स्वतः ही फ्रांस को ऑस्ट्रिया और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध की दिशा में आगे बढ़ाया और राजा फ्लैंटाइस और ग्रेमतीस विशेष रूप से युद्ध करना चाहते हैं। राजा और उसके साथ कई फ्यूलांट्स को उम्मीद थी कि युद्ध से उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और उसने किसी भी हार के शोषण के अवसर की भी उम्मीद की थी। परिणाम चाहे कोई भी हो, उसे प्रबल बनाएगा। इस गिरोन्तीस पूरे यूरोप की क्रांति को फैला देना चाहते थे और विस्तार के रूप के द्वारा फ्रांस के भीतर क्रांति की रक्षा भी करना चाहते थे। केवल कुछ कट्टरपंथी जैकोबिन्स युद्ध के खिलाफ थे और वैश्विक घरेलू क्रांति के विस्तार और प्रबलता को प्राथमिकता दे रहे थे। ऑस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय और मारी एंटोइनेट के भाई शायद युद्ध से बचना चाह रहे थे, लेकिन 1 मार्च 1792 को उनका निधन हो गया। फ्रांस 20 अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रिया और पर्शिया में युद्ध की घोषणा की और कुछ सप्ताह बाद ही ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया। आक्रमणकारी पर्शियन सेना ने तब तक विरोध का सामना किया और जब तक बाल्मी का युद्ध नहीं शुरू हुआ, जो कि 20 सितंबर 1792 को चालू हुआ था, और उसे वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि इस समय तक फ्रांस में उथल पुथल थी और राष्ट्रतंत्र प्रभावी रूप से अतीत की एक बात बन चुका था। लुईस 16वें की हत्या। ब्राउन्सविल घोषणा पत्र ने इम्पीरियल और पर्शियन सेनाओं ने फ्रांसीसी आबादी पर जवाबी हमले की धमकी दी और कि यदि भागरी या राजशाही की बहाली का विरोध करेगा तो इस कारण लुईस ने फ्रांस के सैनिकों के साथ षड्यंत्र बनाया और 17 जनवरी 1793 को लुईस मौत को एक सम्मेलन में बहुमत के साथ सार्वजनिक स्वतंत्रता और आम सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र के रूप में देखा गया। 361 वोट राजा के पक्ष में और 288 उसके खिलाफ और अन्य 72 वोट कई प्रकार की देरी की स्थितियों के निष्पादन के लिए थे। पूर्व लुईस 16वें, जिसे अब स्वतंत्र लुईस कॉपेट नागरिक लुईस कॉपेट कहा था, की हत्या 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन द्वारा वर्तमान क्षेत्र में प्लेस डी लाला कॉनकॉर्ड में की गई। उसे मार डालने के बाद कुछ नागरिक जो गवाह थे वे भाग कर आगे बढ़े। उसने मृत राजा के सिर पे टपक रहे खून को अपने कपड़ों से भिगो लिया। भीड़ में अन्य लोग पागल हो गए, उन्होंने अपनी गर्दन काट डाली और सीन नदी में कूद गए। इतिहासकार एडम जमस्की के अनुसार उसने ऐसा राजा के प्रति अपने प्यार के कारण नहीं किया, लेकिन इसलिए किया कि उसे धरती पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। अपनी पुस्तक द रिबेल में अल्बर्ट कैमस ने लिखा कि मृत्यु फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा कार्य जिसने फ्रांसीसी दुनिया को धर्मनिरपेक्ष बनाया। फ्रांसीसी लोगों उसके बाद के इतिहास से भगवान को निर्वासित कर दिया। 21 जनवरी को हुई इस हत्या के बाद अन्य यूरोपीय देशों के साथ और अधिक युद्ध के कारण बने और लुईस की ऑस्ट्रिया में जन्मी रानी मारिया एंटोइनेट 16 अक्टूबर को गिलोटिन के पक्ष में आ गई। इस क्रांति के दौरान जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी उस पर ही बात करते हैं। जब युद्ध बुरी तरह से चल रहा था तो कीमतें बहुत बढ़ गई थी। गरीब श्रमिक और कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने दंगे शुरू कर दी। कुछ क्षेत्रों के प्रति क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी शुरू हो गई। इसने संसदीय रक्तापलट के माध्यम से जैकोबिन्स को शक्तियों पर कब्जा करने के लिए उत्साहित किया और इसने ग्रेमलिस्ट गुट के खिलाफ जनता को समर्थन जुटाने के द्वारा प्रभावित बल से गति मिली और साथ ही इसने पेरिस के सैंस-प्योर्टिस की गतिशील क्षमता का भी उपयोग किया। जैकोबिन और सैंस-प्योर्टिस तत्वों के गठबंधन इस प्रकार से नई सरकार के प्रभावी केंद्र बने और नीति अधिक कट्टरपंथी हो गई और क्योंकि अधिकतम के नियम के खाद्य की कीमतों और अपराधियों के लिए सजा का निर्धारण किया गया। तो ये हुई आपके लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी की कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आएँ तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS Academy में विजिट करिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट करिए। थैंक यू।